हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर कशा के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राजीव क्वेश्चन बैंक आपके पास होगी। और भाई ये क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पर टोटल भाई आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं पूरी बुक में। आप जो एग्ज़ाम्स में आए होते हैं क्वेश्चंस वो यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहाँ से देख करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ रहा है और उसको आने के चांसेस है। तो खाली सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ करके आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इनको एक बार ध्यान दे लें। इससे क्या होता है कि किताब में जब क्वेश्चन देखते हैं उसमें खैकार लगी रहती है क्वेश्चंस की। और फिर जैसे देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2019 में आया था और 21 में आया था, तो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता था। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया गया है, तो अगर आप देखेंगे आपको ढेर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ऐसे के बाद करके जब आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन बार बार एग्ज़ाम में आया है और उस पर हमें ध्यान दे लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बट ये क्वेश्चन बैंक भी तभी ज़्यादा अच्छे समझ में आती है जब आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की होती है। तो हम ऐसा समझते हैं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और अब आपको मॉडल पेपर्स हल करने की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि अब मॉडल पेपर्स हल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टेस्ट करते रहिए कि कहाँ तक आपने क्या कुछ पढ़ा है, क्या कुछ समझा है। तो पीछे आप जब इस क्वेश्चन बैंक के आएंगे तो टोटल आप देखेंगे 5 मॉडल पेपर्स मिल जाते हैं, 2 हल सहित हैं और 3 अभ्यास हेतु हैं। तो भाई वो एकदम पीछे मिल जाते हैं और हमने केवल इन मॉडल पेपर्स को हल करने के लिए ही ये पूरा बुक लिया है। यानी पीछे के 4 पन्नों के लिए हमें पूरी ये बुक खरीदनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो चलता रहता है। तो आपके पास ये मॉडल पेपर मिल जाते हैं इनको हल करने के लिए। यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु ज़रूर लिखा गया है, लेकिन आपको पूरे सिलेबस के बारे में ही, मतलब पूरे बुक से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। इवन एकदम पीछे वाले क्वेश्चन, मतलब जब एक्सरसाइज के भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर कहा गया है तो आप केवल अर्धवार्षिक के लिए होगा, कोई बात नहीं होगी। मतलब पूरे इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो हालांकि इसका हल भी दिया गया पर फिर भी हम आपको हल करवाएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लंबा लेक्चर दे दिया और थोड़ा इस पर फोकस करते हैं और फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों पहला प्रश्न जो हमको देखने को मिल जाता है, वहाँ पे कहा गया कि निम्न में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो भी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है वही परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और बटे के रूप में वही संख्याएं लिखी जा सकती हैं जिसके साथ अंडर रूट ना हो या फिर हटाया जा सकता हो। जैसे अंडर रूट 31 है, 31 का वर्गमूल तो निकाला नहीं जा सकता, तो अंडर रूट हटने से रहा, तो ये तो परिमेय नहीं होगी, ठीक है। और अंडर रूट 5 से भी नहीं हटाया जा सकता है, उसको तो सिद्ध भी करना होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, वो तो परिमेय नहीं हो सकती है। और अगली बात रही यहाँ पे देखेंगे तीसरा वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, सी वाला विकल्प, इसमें 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23 है। ये प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23 घट के 0 हो जाएगा, यानी पूरा गायब हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, सी वाला विकल्प, ठीक है। अंडर रूट 11 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, वो एक परिमेय संख्या है। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है। और इस प्रश्न को करना कैसे है? प्रश्न उत्तर संख्या 1 डालनी है, का डालना है, नीचे पूरा उतारना है, सही वाला विकल्प अकेले लिख करके उस पर सही के निशान आके लिख देना है। अगर मैं आपको कहूँ तो आपको देखिए, एक बार बताओ, शुरुआत आपको अच्छी करनी चाहिए। हर पेपर की शुरुआत लिखते हुए अच्छी करनी चाहिए। पहले पेज पे तो नाम वगैरह डालने के लिए जगह रहती है, वहाँ पे नाम डाला, काली पेन से ऊपर ऐसे लिखा प्रश्नोत्तर संख्या और 1 लिखा, बीच में इसे लाइन खींचा और पटरी से इसे खींचना। पटरी से खींचने पे एकदम शानदार लुक आता है, और डबल लाइन खींच दिया थोड़ा सा देख करके तो एकदम गजब का हो जाएगा। और ध्यान रहे कि अगर खींच रहे हो ये वाली लाइन तो इस पर अगर पटरी प्रयोग कर देते हो एक बार तो इतना अच्छा लगने लगता है कि क्या ही बताएं। फिर का नंबर आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे लिखना है निम्न
ये भी काली से ही डाल दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर देखिए ये मोटी काली रहे, थोड़ा सा मोटी चलने वाली, यहाँ पे पतली काली चलने वाली रहे, तो अगर ऐसी वैरायटी रख सको तो बेहतरीन होता है भाई। निम्न में परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है? सी वाला विकल्प परिमेय संख्या है। तो हम लिखे 3 प्लस √23 माइनस √23 हमने लिखा और कह दिया सही है। ये एक लाइन फिर छोड़ा, ठीक है, गैप देना ज़रूरी है ताकि टीचर को पता चलता रहे कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हुआ है, नया क्वेश्चन शुरू हुआ है। खा नंबर डाला और इसका पूरा उतार लिया। अब देखेंगे इसको कैसे करना है। यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दिया गया है कि मूल बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं भैया? देखिए सबसे आसान सा तरीका, मतलब इसमें मूलों के बारे में जानकारी लेने के लिए तरीका क्या होता है, डी की वैल्यू निकालनी होती है। डी क्या होता है? विविधीकर होता है। डी बराबर होता है b² - 4ac। अगर इसका मान आप निकाल लेते हैं तब जा कर के आपका मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगर यही b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो जाता है तब ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि मूल बराबर हैं। तो b का मान तो यहाँ पे k है। देखिए ये a होता है ax², यानी आगे वाला a होता है, b और c, लाइन से a b और c, b ये वाला पार्ट है k। देखिए x नहीं, x को छोड़ करके k जो है वो अपना b है, उसका वर्ग किया -4। a कौन है? आगे वाली गिनती जो की है 2। c कौन है? ये पीछे वाली गिनती जो है 3। बराबर कर देंगे 0 के। k² बराबर -4 2 9 8, 8 3 24 बराबर 0 हो रहा है। और k² बराबर हो जाएगा 24, उधर जाएगा +24 हो जाएगा। अब k का मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। हम वही k का मान ही तो ज्ञात कर रहे हैं, तो k बराबर हो जाएगा √ देखिए वर्गमूल आते ही प्लस माइनस हो जाएगा 24। अब ये 4 6 24 होता है, क्या होता है? 4 × 6। अब इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, 24 का फैक्टर भी कर सकते हैं। 2 1 2, 2 2 9 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 से काट दिया 1। ऐसे में इन दोनों का जोड़ा मिल रहा है वो आ जाएंगे बाहर, जिसका नहीं मिल रहा है 3 2 9 6 वो रह जाएंगे अंदर। ठीक, 2 का भी नहीं मिला, 3 का भी नहीं मिला, तो दोनों को गुणा करके अंदर लिखना होगा और प्लस माइनस तो लगाना ही होगा। तो +-2√6 +-2√6 ये वाला पार्ट सही हो गया। तो ऐसे ही इस प्रश्न को करना होता है और कुछ नहीं, मतलब अच्छा ये वाला जो पूरा हमने प्रोसेस दिखाया है ये आपको रफ में करना होगा। और रफ कहाँ करेंगे? कई लोग कहते हैं कि बाई ओर कीजिए, कई लोग कहते हैं दाई ओर कीजिए। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि बाई ओर होता क्या है। तो हमने क्या किया है कि ऐसे करते हैं कि जब मुझे करना होता है तो कॉपी है भाई, सिंपल से लंबी सी कॉपी रहती है, पन्ना पलट के यहाँ पे कहीं बीच में हमको रफ करने की ज़रूरत पड़ती है। कॉपी उलट के ऐसे पीछे रखते हैं, एकदम पीछे वाला एकदम सादा होता है, उस पर रफ कर डालते हैं। ठीक है, अलग से पेपर लेके रखेंगे तो नकल करते हुए पकड़ेगा, ऐसा कह करके आपको रस्टिकेट भी किया जा सकता है। तो इसलिए पेपर ऊपर कुछ साथ में रखना नहीं होता है, नहीं तो फिर नुकसान कर लोगे अपना। ठीक, तो ये होनी है बातें। और आप एकदम काफ़ी पीछे पलट दीजिए, वहाँ पे जो पेज बचा है वहाँ पे कर लीजिए, अच्छे से हो जाता है। अब ग नंबर प्रश्न बहुत आसान है। कहा क्या है x + 3y = 6 है, तो x और y के मान इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा यही हमको चेक करना है। ये नहीं कि अलग से हम मतलब विकल्प देखो ही ना और खाली क्वेश्चन देखते चलो जाओ, आंसर खोजो। कहाँ पे खोजोगे? गली गली खोजोगे, मिलेगा नहीं भाई। तो विकल्प को देख करके ट्राई किया जाता है। जैसे ये x की वैल्यू है 0, यहाँ पे रखा 0 हो गया। 6 3 18, 18 और 0 जोड़ने पर 6 नहीं मिलता, 3 रखते हैं। x का मान 3 रख दिया है और y का मान 1 रख दिया, 3 का नम 3 हो रहा है। यहाँ पे 3 हो गया और इसका मान 3 रखा था, 3 3 6 हो रहा है, यानी ये वाला पार्ट आपको सही दे रहा है। बाकी हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x का मान 1 रख दिया,
3 तिरिक 9, 9 1 10 हो रहा है, 6 के बराबर नहीं हो रहा है। 4 रखा है यहाँ पे 4 हो गया, 2 से 3 का गुणा किया है 2 3 6, 6 4 10 हो रहा है, मतलब ये नहीं हो रहा है। केवल ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है इसी में, यानी कि अपने पास समीकरण क्या है, x + 3y बराबर 6 है। जिसको समझ में ना आए इसे रख कर ट्राई करे भाई, ठीक है। अपन x बराबर 3 रखते हैं और y बराबर क्या रख रहे हैं, 1, जैसा कि इसने दिया है। तो x की जगह पे 3 रख दिया, प्लस यहाँ पे 3 है पहले से, y के मान 1 रख दिया, बराबर क्या हो गया 6। 3 का नम 3 है और इधर क्या है +3 है और 6 है। 3 और 3 को जोड़ने पर 6 मिल जाता है, जो कि 6 के बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपको बी वाला विकल्प मिलता है। और यहाँ पे मैंने हाई स्कूल में पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देखा जिसको विकल्प से ट्राई किया जाता है। हालांकि एक क्वेश्चन और भी देखा है जिसको विकल्प से ट्राई किया जाता है, पर समझना होता है। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2 आकृतियाँ जिनके रूप समान हो, मतलब सकल सूरत समान हो पर उसकी आमाप समान ना हो। तो अगर आपने समरूपता पढ़ी है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहते हैं। और यार ये क्या कह रहा है, 2 आकृतियाँ जिनके रूप समान है, समान रूप के दिखाई देते हों पर उनकी आमाप समान ना हो, उनकी लंबाई चौड़ाई समाप ना हो, तो ऐसे क्या कहलाती है, तो समान आकार कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, इनमें से कोई नहीं। अब भैया बात यह है कि इसमें थोड़ी सी गलती तो हमको लग रही है, क्योंकि यहाँ पे नाम को 2 बार प्रयोग किया गया है, तो थोड़ा सा काम तो गलत हो गया है। हालांकि आप समरूप आकृतियाँ कहेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है। सर्वांगसम और समरूप जो दोनों कहना चाहिए था, खैर अलग अलग हो गया, इसमें दोनों उत्तर समान मिल रहे हैं। समरूप और समरूप आकृतियाँ दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो आप कह सकते हैं सी वाला विकल्प ज़्यादा परफेक्ट है। खैर इतने कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है tan से रिलेटेड। अब यहाँ पे अब बिना ऑप्शन देखे हल करेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती इस प्रश्न को हल करने के लिए। 1 रखा, माइनस रखा। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पे घाते 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे घाते 2 लगाना होगा, मतलब लगाना ही पड़ेगा। और नीचे सेम टू सेम गिनती है, बस यहीं माइनस की जगह प्लस है, तो वही पूरा का पूरा उतार लेंगे और घाते 2 लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे वर्क करने पे क्या हो जाएगी, देखिए 1 माइनस ये 1/3 रहेगा और नीचे यहाँ पे 1 + 1/3 रहेगा। ऐसी स्थिति आ गई है। अब इनको तो जोड़ना पड़ेगा। 3 × 9 3 - 1 है तो 3, तो भैया 3 × 9 3 - 1 3 × 9 3 3 हो गया। 3 में से 1 घटाने पे कितना मिल गया, 2/3 हो गया। 3 × 9 3 3 1 4 4/3 हो जाएगा। पूरे के बटे भी लगा हुआ है और नीचे वाली गिनती को उलट के गुणा करना होता है, तो आगे वाली 2 ऊपर वाले 2/3 लिख लिया, इसको लिख लिया 3/4। 3 से 3 कट गया, 2 1 कम 2 2 तो नहीं है 4, 1/2 प्राप्त हो गया है। और 1/2 कहाँ गया, ये वाला बी वाला विकल्प मिल गया है। ओके, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब अगला वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे हैं एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई, सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। देखिए घड़ी ऐसी होती है, अगर घड़ी की सुई की लंबाई कह रहे हैं तो ठीक है ऐसी है और ये इसकी त्रिज्या के रूप में काम करेंगे। ठीक, तो हम त्रिज्या कह सकते हैं कि त्रिज्या है। और 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है पहले बताओ। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दी है भाई, 1 मिनट में कितना कोण बनाएंगे पहले ये तो जान लेते हैं। कोण कितना बनता है, टोटल 360 होता है। मिनट कितने होते हैं, यहाँ पे 60 मिनट होते हैं। 60 से भाग किया 6 × 36, यानी कि 1 मिनट में कितना अंश का कोण बन रहा है, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बन रहा है मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा। अब ये 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट में कितना अंश घूमा है, 6 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 360 πr² होता है। r का मान तो r ही रखना है, थीटा का मान यही अपना 6 रख देना है। ठीक है, जो
1 मिनट में 6 अंश घूमा, वही 6 एकम 6, 6 से यहाँ पे कट गया, 6 एकम 6, 6 तो नहीं 12, 120। यानी आप कह सकते हो कि पाई आर स्क्वायर बटे 120, पाई आर स्क्वायर बटे 120। यहाँ पे 120 दिया ही नहीं है। बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ये ए वाला विकल्प सही कह रहे हैं, ए वाला विकल्प सही कह रहे हैं। और यहाँ पे अगर समान समरूप वाले आकृतियों की बात करें, जो घ थी, घ का सी वाला विकल्प, चलिए वो तो सही कह रहे हैं, समरूप आकृति ये वाला तो हमने सही किया था। बस यहाँ पे 160। खैर, तो भैया जो हमने बताया वही एकदम परफेक्ट है, वही एकदम सही है। अब ये पाई आर स्क्वायर बटे 60 कहाँ से ला रहे हैं, किस कोने से ला रहे हैं, ये जाने भाई। और खैर, हमने जो भी बताया, जो भी समझाया वो परफेक्ट है, एकदम सही है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम ये जो दूसरा प्रश्न आ जाता है जिसमें 4 खंड होते हैं, सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है इनको करने के बाद। आइए देखते हैं कि क्या है भाई दूसरे का वाला प्रश्न। कहा जा रहा है कि देखिए, इन भी प्रश्नों के लिए आपको प्रश्न उत्तर संख्या 2 ऊपर लिख देना है, का नंबर के लिए कार्ड नंबर डालना है, पूरा प्रश्न अच्छे से उतार लेना है। तो कहा जा रहा है 91 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 13 से 91 होता है ना, तो हमको बस 91 बराबर लिख देना है 7 गुणित 13, हो गया उत्तर 13 से 91। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 7 एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि बस और कुछ कर ही क्या सकते हैं इसमें, योगफल थोड़ी नहीं करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन पूरा उतार लेना, 91 बराबर 7 गुणित 13 लिख देना। और मन कहे तो 91 ऐसे लिख करके 7 से भाग कर देना, 7 कम 7, 7 के करीब 13 से काट देना और कह देना खत्म हो गई बात। अब क्या ही करें, मतलब और क्या ही कर लेंगे। ओके, तो अभी आ जाते हैं ख नंबर प्रश्न में। देखो, अभी इस क्वेश्चन को हमने देखा था थोड़ी देर पहले, जब हमने कहा था कि ये 2 बार क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट कैसे हो जाएगा, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ कहा था हमने। तो घूम घुमा के आखिरकार इसी वीडियो में वो फिर से आ गया। तो भाई देखते हैं कि cos a की वैल्यू दी गई है √3/2। तो sin 2a का मान ज्ञात करना। sin 2a पर ज़्यादा फोकस मत करो, फिलहाल इस पर फोकस करो कि cos में किसका मान उठता है, √3/2। तो भाई साइन में √3/2 होता है 60 का मान, तो cos के अंतर्गत जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 का मान। आप कह सकते हो कि cos a बराबर मिला है cos 30, cos से cos कैंसिल करो और कह दो कि a बराबर कितना है, 30 अंश है। ओके, परफेक्ट, डन। अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन पूरा उतार दिया, नीचे ऐसा कर लेना, इधर की ओर जगह बची रहेगी, हालांकि तुमको नीचे ही करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, एक लाइन छोड़ करके sin 2a की बात कर रही है, तो भैया ऐसे लिखना sin हो गया और 2 गुणित 30 लिखना। 2 गुणित 30 का मतलब क्या होता है, sin 60 होता है भैया, sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। ऊपर नीचे लिख देना या फिर ऐसे लिख देना और फिर आंसर लिख देना, बात खत्म करना भैया। और कुछ नहीं है इसमें, कुछ करने के लायक है भी नहीं, और 1 नंबर मिल जाएगा ऐसे सोते सोते, बिना कुछ होते होते। अच्छा, यहाँ पे ग नंबर प्रश्न देखेंगे और थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और देख के डर लग रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, कुछ तो करना ही होगा। और देखिए क्या कहता है, कह रहे हैं त्रिभुज PQR में, सवाल को पूरा छाप तो दिया ही है आपने, ठीक, छाप तो दिया ही है, छापने में संकोच मत करना, ठीक है। टीचर कहेंगे कि फिर क्वेश्चन नहीं उतारा जाता है, बट छापोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो क्वेश्चन पूरा उतार लोगे, 3 घंटे का समय रहता है, 3 घंटे 15 मिनट का, बहुत ही आराम से सोते हुए भी करोगे तब पर भी हो जाता है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि एकदम से सो जाना वहाँ पे। त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर E और F स्थित है, E है और F स्थित है। PE बराबर 4 है और EQ बराबर 4.5 है, 4.5 है। PF बराबर 8 है और RF बराबर 9 है। तो क्या ये दोनों समांतर है, ऐसा हमें कहा गया है। तो भैया यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि PE अपॉन, देखो पूरा सवाल उतार लिया, फिर इसके बाद लिखना त्रिभुज ABC में, नहीं त्रिभुज PQR में क्या है भैया कि PE अपॉन PEQ निकालो।
तो ई क्यू निकाला, यहाँ पे क्या मिला, इसका बराबर 4 मिला, नीचे 4.5 मिला, 0.8 जीरो बढ़ाया 5 9 45 5 8 40, तो ये 8/9 मिल गया। आगे लाइन में लिखा जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके बराबर देखो PF/FR बराबर 8/9, दोनों ही 8/9 8/9 आ रहे हैं। लिखो चूँकि PE/EQ बराबर PF/FR, ठीक, दोनों का अनुपात बराबर है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या थेल आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से या फिर थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, यानी कि EF बटे नहीं सॉरी समांतर QR, इतना कर देंगे। और बस यही हमसे पूछा रहा था कि क्या ये दोनों समांतर हैं, तो लिख देंगे हाँ ये दोनों समांतर हैं, ठीक। और यहाँ पे सवाल में हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, बट समांतर है कि नहीं है तो यहाँ पे इतना हल करना पड़ेगा, तभी तो जाके हमें पता चलेगा कि आखिर ये समांतर है भी कि नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन आ जाता है वो देख लेते हैं, जो है घ नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए, A 3B है और यहाँ पे -A -3B है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सवाल उतार लिए अच्छे से, उसके बाद इन दोनों को अलग से लिख लिया, फिर अंडर रूट बना के x1 - x2 भाई होल स्क्वायर। ये क्या है सर, ये भाई दूरी का सूत्र है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, तो यही दूरी का सूत्र होता है y1 - y2 होल स्क्वायर। अब ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। चीज़ों को रखना शुरू करते हैं। x1 की जगह अपना a रख दिया, -a2 की जगह पे -a रखना पड़ेगा क्योंकि ये -a है। तो यहाँ पे हमें कोष्टक का बहुत उपयोग करना होगा। इतना हो गया, होल स्क्वायर तो बाकी है, प्लस y1 क्या है 3b है और y2 क्या है -3b है। तो हमको एक बार -3 वाला लगाना पड़ता है, फिर इसका वाला भी माइनस लगाना पड़ता है -3b, ऐसा होगा। ओके, ऐसा इसका स्क्वायर तो करना भूल ही गया। अब क्या करना है कि देख लेते हैं, ये अंडर रूट बनाना है, ये माइनस माइनस प्लस करना है, a + a लिखना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पे 3b है और माइनस माइनस प्लस 3b होल स्क्वायर करना है, और यहाँ पे 2a स्क्वायर हो रहा है ऐसा, प्लस 6b स्क्वायर हो रहा है ऐसा। अंडर रूट 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग यहाँ पे 36 और b का वर्ग क्या हो जाएगा, वो तो ऐसे ही रहना चाहिए। अब यहाँ से हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी, कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब ये 4 9 36 4 ही कॉमन हो रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन हो नहीं रहा है, तो 4 ऐसे निकाला, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 4 9 36 9 b स्क्वायर बचा। 4 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, वो हो जाएगा 2, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर कह सकते हैं कि आपके पास बच जाएगा, और इसका कुछ होगा नहीं। ऐसा सोचा जाए कि इसका कुछ हो पाया, तो ऐसा कुछ होने वाली स्थिति यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, यहीं पर ख़त्म हो जाती है, और कुछ ज़्यादा इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम चल सकते हैं तीसरे प्रश्न पे, मतलब क्या ही करोगे भाई, और इसमें भी वही करना है, सेम कंडीशन कि प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर लिखी, प्रश्न संख्या नंबर डाला, प्रश्न को उतारा और फिर शुरू हो गए। क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो यहाँ पे ए बी वृत्त का व्यास है। देखिए भाई कि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल है। ए बी क्या है, व्यास है, ओ केंद्र है, और यहाँ पे दिया गया है केंद्र के निर्देशांक दिया गया है 2, -2 -3, और बी के निर्देशांक दिए हैं 1, 4,
और यहाँ पे हमसे पूछना है एक निर्देशांक, यानी कि यहाँ वाले जो बिंदु होंगे उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपने प्रश्न उतार लिया। प्रश्न उतारने के बाद लिख देना, मतलब क्या लिख देना, ऐसे शुरू करना है। चूँकि ए बी वृत्त का व्यास है, तब हमारे पास ये जो O मिला है, O वृत्त का केंद्र है, जो क्या है भैया, व्यास का मध्य बिंदु होता है। व्यास का मध्य बिंदु और हमको एक निर्देशांक मान लेने होंगे। एक है x, y मान लेना होगा और उसके बाद या फिर x1 y1 मान लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी की वैल्यू निकालनी है तो भाई बात यूँ हो जाएगी कि ये तो x1 y1 हो गया। यहाँ पे जो भैया व्यास हो गया इसका, तो व्यास क्या होता है, मध्यबिंदु होता है। मध्यबिंदु होने के बाद a के निर्देशांक लिख लो, फिर b के निर्देशांक लिखने की बारी आ जाती है जो कि 1,4 और बीच में अपना हो जाता है o का निर्देशांक जो कि हो जाता है कितना, 2,-3। और ऐसी स्थिति में O वृत्त का केंद्र होगा, O ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब जब O ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लग जाएगा। मध्य बिंदु वाला सूत्र क्या है, बीच वाला x बराबर हो जाएगा x1 + x2 बटे 2 और बीच यहाँ वाला x1 y1 है, तो बीच वाला x क्या है, 2 है, तो 2 बराबर हो जाएगा x1 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगी, ये अपना जो 1 है वो बटे 2 से इसमें गुणा करा देंगे और 4 हो जाएगा और बराबर x1 + 1 है, ये उधर जाएगा घट जाएगा, तो x1 बराबर हो जाएगा 4 - 1, यानी फिर x1 बराबर हो जाएगा 3, ऐसा मिल जाएगा। x1 बराबर 3 मिल गया है। और यहाँ पे y के लिए जब निकालना शुरू करेंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 + y2 बटे 2। y के लिए y वाला क्या है, बीच में -3 है, बराबर y1 क्या है, यहाँ पे y1 ही है और x2 क्या है, वो 4 है बटे 2। 2 तिहाई यहाँ पे हो जाएगा -6 और बराबर y1 और y1 माइनस यहाँ पे +4 है, इसको उधर भेज देंगे, जाके घट जाएगा, ठीक है, प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, -6 -4 हो जाएगा बराबर y1 या फिर y1 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ये लोग मिलकर के -10 हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 अपना 3 और y1 यानी कि -10 बस है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसमें अंडर रूट दिखाई दे रहा होता है। कह रहे हैं गुणनखंड विधि से आपको इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। लिखा है 3x² - 2 √6x प्लस कितना है, 2 बराबर 0। तो गुणा करने पर 3 दूनी 6 मिल जाए और जोड़ने पर ये ही मिल जाए, ऐसी दो गिनतियाँ हमको बतानी होती हैं। तो बहुत सिंपल सा काम है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये जानना होगा कि जो हमारे पास √6 है और इनका प्लस √6 करते हैं तो इसके आगे 1, इसके आगे 1 होता है, 1 जोड़ करके 2 हो जाता है, 2 √6 मिल जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे 2 √6 आपको दिखाई दे रहा है और ये वही गिनती है, यानी 3x² - √6x -√6x, दोनों लोग माइनस में हैं, जुड़ जाएंगे तभी एक ही और एक ही मिलकर के 2 ही हो पाएगा और x तो दोनों के साथ लगा ही रहना चाहिए और यहाँ पे +2 बराबर 0 हो जाता है। इसमें कॉमन लेने की बात आ जाती है, तो क्या कॉमन लिया जाए जिससे काम हो जाए, ठीक। तो x तो कॉमन होगा ही और यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं कितना, √,
3 या फिर कुछ ना कॉमन लें। तो कॉमन कैसे लेना है, क्या लेना है, उसके लिए आपको समझना होगा कि √3 गुणते √3 बराबर 3 होता है, यानी 3 की जगह ये दोनों होते हैं। और ये √6 जो मिला है वो मिला होगा √3 गुणते √2 से, क्योंकि 2 3 2 6 होता है। ऐसे ही √2 गुणते √2 बराबर 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि हम क्यों ना इसमें से √3 कॉमन ले लें। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो था, एक ही चला गया, एक ही बचा, √3 बचा और यहाँ पे x² बचा। और माइनस से तो माइनस, इसमें से हमने x तो निकाल लिया, बात ही खत्म हो गई। और √6 का मान क्या होता है भैया, यहाँ पे देखा था, √6 का मान होता है 3 2 6 और हमने 3 कॉमन लिया तो 3 निकल जाएगा और 2 बचेगा, यानी कि √2 कहा जा सकता है बचा हुआ है। इन दोनों में से बात करेंगे, आगे माइनस दिखाई दे रहा तो माइनस कॉमन ले लो पहले। तो √6 का मान क्या होता है, 3 गुणते या √3 गुणते √2 होता है, और 2 का मतलब होता है देखिए √2 गुणते √2। तो यहाँ से यहाँ √2 कॉमन ले रहे हैं ताकि यहाँ पे √3x बच जाए, और यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों लिख कर रखा है, हमने तो x कॉमन ले लिया था। और यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब ये वाली गिनती, आगे वाली गिनती जो है माइनस में थी वो प्लस में हो गई, और जो पीछे वाली प्लस में थी वो माइनस हो जाएगी। और 2 बराबर हमने बताया है कि √2 गुणते √2 होता है। तो यहाँ से एक √2 निकालने के बाद √2 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे इस हिस्से को कर लेते हैं कॉमन, यानी √3x माइनस √2 बराबर नहीं कॉमन, यहाँ पे √3x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बारी बारी से इनको बराबर करते हैं, यानी √3x प्लस √2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, √3x मिल जाएगा, 12 उधर चला, 2 उधर चला जाएगा, √2 हो जाएगा वो भी माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा √2 बटे √3। ऐसे ही ये एक उत्तर प्राप्त हो गया। इसकी बात करेंगे तो √3x माइनस √2 बराबर 0 करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाके के प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस √2 हो जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो x बराबर √2 बटे √3 प्राप्त होगा। ये एक और उत्तर हो जाएगा, यानी ऋणात्मक गिनती प्राप्त हुई है और धनात्मक गिनती प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। और अब हम बिना देरी के अगले प्रश्न में चल सकते हैं, जहाँ पे हमको कहा गया है कि ये दोनों समांतर हैं। तो यहाँ पे AD बराबर x है, इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, सबके वैल्यूज़ तो इसमें चित्र में भी दिखाई दे रही हैं। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पे सवाल को पूरा उतार लेना है, फिर कहना है कि चूँकि ये दोनों समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय से इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। ये दोनों समांतर है, थेल्स प्रमेय से लिख देना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ऐसा हो जाएगा। AD का मान हम देख भी सकते हैं चित्र में, और लिखा हुआ है P कॉपी में। AD का मान x है तो x रख दिया, बटे यहाँ पे x माइनस 2 तो x माइनस 2 रख दिया, और ये क्या है x प्लस 2 है, और ये है क्या x माइनस 1। तिरछा गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका इधर गुणा करेंगे, x से दोनों में गुणा होगा तो x² माइनस x मिलेगा। इन दोनों को गुणा करते हैं तो भैया x यहाँ पे x प्लस 2 है, उसमें गुणा कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो यहाँ पे x² माइनस 2² बन जाएगा, और यहाँ पे x² माइनस x है, सभी को इधर उठा लाते हैं या फिर उठा ही लाते हैं। तो ये x² है, ये वाले इधर देखिए माइनस x है, ये वाले इधर आने के बाद माइनस x² हो जाएगा, इसको भी उधर उठा लाते हैं, प्लस 2 की घाते 2 हो जाएगी बराबर 0। तो x² प्लस माइनस में कट रहा है, और ऐसा करते हैं इसको उधर ही रहने देते हैं, या फिर यहाँ पे माइनस x ये उधर रहता तो ज़्यादा बेहतर था, बराबर -2 की घाते 2। तो यहाँ पे -2 की घाते 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये x बराबर 2 की घाते 2 प्राप्त होगी, और ये 2 2 4 हो जाएगा, और यही आपके x का मान होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। x का मान हमको 4 मिल गया है, आप देख सकते हैं 4 4 ऐसा अनुपात निकाल सकते हैं। ऊपर वाले का वैल्यू 4 हो गया, x का मान है, x - 2 बराबर होता है 2, 4 में से 2 गया 2। यहाँ पे 4 2 6 हो रहा है और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ पे अनुपात देख सकते हैं 3 1 3 2 नहीं है 6, 2 2 नहीं है 4, सभी का अनुपात यहाँ पे बराबर आ रहा है, यानी उत्तर की जांच भी हो गई। खैर वो प्रश्न खत्म रखते हैं, आगे देखते हैं कि ओके दोस्तों, तो तीसरे का घ नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, वो हमारे लिए वृत्ताकार एक त्रिज्या की तरह काम करेगी और 5 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश घूमता है, ये पहले हमको कोण ज्ञात करना होगा। भैया 5 मिनट में बना कोण, तो भैया कितना अंश का कोण बनता है, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, अभी हमने बताया था। तो 5 मिनट में 5 × 6 बराबर 5 6 30 अंश का कोण भरा होगा और बना है। तो यहाँ पे कोण हमको पता चल गया, त्रिज्या हमें पता चल गई, हमको निकालना है इसमें रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो θ/360 πr² पे जाएगा और थीटा मतलब यहाँ पे कोण कितना है 30 अंश दिखाई दे रहा है, बटे 360 कर दिया। पाई का मान 22/7 रख देते हैं, आर का मान 14 दिया गया है, 14 × 14 यहाँ पे घाते 2 हो जाएगी, 0 0 काट दे, 3 1 3 3 1 3 3 2 9 6 12 मिल गया, 7 2 9 14, 2 से 12 को काट देंगे 6 मिल जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 11 हो जाएगा, 2 3 6 यहाँ पे भी कट गया है और ऊपर केवल मिल रहा है 14 और 11 × 14 प्राप्त हो रहा है, नीचे 3 प्राप्त हो रहा है और कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हमको यहाँ पे गुणा कर लेना चाहिए, 14 1 9 14, हालांकि 11 से गुणा करना बहुत आसान काम, 1 5 4 हो गया और इसे 3 से भाग करना है ताकि सही उत्तर मिल जाए। तो भाग कर लेते हैं 3 से 150 में, 3 5 15 खत्म हो गया, 0 बढ़ गया है, सॉरी 154 था, 4 उतार लिया, 3 1 9 3 हो जाएगा, बचेगा 1.03 3 9, तो यह हो जाएगा 51.3, इतना आप कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगा। तो इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल है वो मिल जाता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।